हेलो, मैं अरुल रंजन हूँ शिक्षा विनय की तरफ से। और ये मैथमेटिक्स क्लास है। आज के लेक्चर में मैं ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाऊँगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्री के इतिहास के बारे में कुछ बातें की थी और कुछ अ, चीज़ों के बारे में, टर्म के बारे में भी जाना था, जिसमें हम आगे और बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे टर्म के बारे में जानेंगे कि वो आखिर है क्या, जैसे कि स्टेटमेंट, जैसे कि एक्सियम, थ्योरम। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसमें टर्म के बारे में कि इसमें किस तरह के टर्म इस्तेमाल होंगे। तो पहला है कि स्टेटमेंट किसे कहा जाएगा मैथमेटिक्स में। स्टेटमेंट आप ये नॉर्मल सेंस से मत लेंगे। आप आप मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा? तो स्टेटमेंट का मतलब होगा मैथमेटिक्स में कि ए सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस विच कैन बी जज्ड। इसका मतलब हुआ कि कोई भी स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट है, इसका मतलब वो एक सेंटेंस है और सेंटेंस को हम जज कर सकते हैं, यानी कि वो सही है या गलत, इस हिसाब से जज कर सकते हैं, वेदर दे आर ट्रू और दे आर फॉल्स। समझ रहे? तो तो अगर कोई सेंटेंस ट्रू या फॉल्स है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स में। अगर हम उस सेंटेंस को देखकर या सुनकर हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अगर इस तरह की बातें आएगी तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लिख दे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसको फॉल्स या ट्रू प्रूफ करके किया जा सकता है और हम जानते हैं ये ट्रू है, इसको साबित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कह दें कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री या 720 डिग्री, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो ट्रू ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट। आइदर ट्रू और फॉल्स, नाइदर ट्रू और फॉल्स नॉर फॉल्स, इस तरह के स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में हम नहीं लेते। समझ रहे हैं आप बात? तो लेकिन अगर आपको कहूं कि x ग्रेटर देन 5, ये क्या स्टेटमेंट है या नहीं, आप क्या कहेंगे? आप एक वैलिड कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे इसकी, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 मीन्स क्या? 5 से कितना आगे, 5 से कौन सा नंबर, 5 से नेचुरल नंबर या होल नंबर, 5 से बड़ा फ्रैक्शन या डेसिमल, या क्या इरेशनल नंबर, किस तरह की बातें हो रही है, आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। और ये ट्रू है या फॉल्स, इसके बारे में बात नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि x के बारे में आप जानते नहीं। x है क्या? x नंबर है, x नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, किस तरह की चीज है? x गाय है, भैंस है, बैल है, क्या है? फीलिंग है, क्या है? तो इसमें हम वैलिड कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये फॉल्स है या ट्रू, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये था स्टेटमेंट। अब इसके बाद नया टर्म आता है एक्सियम। तो एक्सियम असल में हिंदी में इसको बोलेंगे एक्सियम। स्टेटमेंट का मतलब है कथन हिंदी में, और एक्सियम का मतलब हुआ मान्यता। लेकिन समस्या यह है, इसको डिफाइन करने में बहुत ही ये आसान है, सेल्फ एविडेंट फैक्ट। लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा पटाव हो सकता है। आप समझते होंगे फैक्ट क्या होता है। जैसे कि आपका नाम मोहन है तो ये एक फैक्ट है। आपका जन्म 1920 12 फरवरी को हुआ तो ये एक फैक्ट है। आप आप ये किस ये शहर के हैं तो ये आप अगर इस शहर के हैं तो ये एक फैक्ट है। आप इस कॉलेज में पढ़े थे तो ये एक फैक्ट है। तो ये एक फैक्ट मतलब कि आप लॉजिकली इसको अनट्रू नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ एक वर्ड है सेल्फ एविडेंट। क्या होता है सेल्फ एविडेंट? मतलब खुद में ही प्रमाणित, खुद में ही प्रूव्ड।
हम उसको किसी भी हालत में प्रूफ नहीं कर सकते, हमको मानना ही पड़ेगा कि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। बात समझ आई? जैसे मेरा नाम मोहन है, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। और मोहन फिर कितने उम्र का है, मोहन फिर पढ़ाई करता है, मोहन बड़ा हो गया है, ये सब बातें तब आएगी जब मोहन है। बात समझ रही मेरी? तो मोहन होना और मेरा नाम मोहन होना एक सेल्फ एविडेंट है। बहुत चीजों को हम प्रूफ नहीं कर सकते। इसी तरह मैथ में भी जो चीजें हम प्रूफ नहीं कर सकते, मैथ में, साइंस में, उसे एक्सियम कहेंगे। जैसे यूक्लिड ने कई सारा एक्सियम दिया है, जैसे कि मैं कहूं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? अगर आप कर पाएंगे तब ये एक्सियम में नहीं रहेगा, मैथमेटिशियन तुरंत इसको थ्योरम में, आप पढ़ेंगे आगे, थ्योरम में इसको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन आज तक कोई भी शख्स इसे प्रूफ नहीं कर पाया, कोई भी मैथमेटिशियन बड़े से बड़ा इसे प्रूफ नहीं कर पाया। आप कोशिश करिए, आप प्रूफ कर सकते, मैं ये ना कहूंगा कि ना कर सकते। तो ये एक एक्सियम होगा, क्योंकि इसे हम अभी के लिए इसे हम नहीं प्रूफ कर सकते। इसी तरह दो पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन ही ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये एक एक्सियम। आप समझ गए? आप जो चीजों को प्रूफ नहीं करना है, जो चीज पहले से ही प्रूफ है, प्रूफ मान ही लिया गया है, उस चीज को ही मैथमेटिक्स में एक्सियम कहेंगे। और पोस्टुलेट क्या है, कॉमन नोशन क्या है? आप देखेंगे कि पोस्टुलेट और एक्सियम एक ही चीज है, लेकिन यूक्लिड पोस्टुलेट बोलता है, एक्सियम नहीं बोलता। यूक्लिड यूक्लिड फिर नया एक वर्ड लाया है, कॉमन नोशन, वो भी एक एक्सियम ही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में यूक्लिड इसको अलग अलग ढंग से रख रहे हैं। तो ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि एक्सियम अलग है, पोस्टुलेट अलग है, कॉमन नोशन। आज के मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ये तीनों वर्ड एक ही जैसे, एक ही है। समझ गए? तो ये था एक्सियम, पोस्टुलेट और कॉमन नोशन। अब हम इसके बारे में आते हैं कि थ्योरम क्या है। आप बार बार इस्तेमाल होता है थ्योरम, थ्योरम हम प्रूव करें, थ्योरम है क्या? तो थ्योरम क्या है? तो पहले थ्योरम होने के लिए किसी भी चीज को एक स्टेटमेंट होना चाहिए। आप पहले ही हम बता चुके हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो वो एक स्टेटमेंट हो, और ऐसा स्टेटमेंट हो जिसे प्रूव्ड किया जा सके। आप समझ रहे हो बात? यानी स्टेटमेंट तो हो, लेकिन उसे प्रूव किया जा सकता हो लॉजिकली तरीके से, तब उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे थ्योरम। समझ रहे हैं आप? Those statements which can be proved are called theorems। तो हम प्रूव कैसे करेंगे? तो उन चीजों की मदद लेंगे जो, जिसको हम मान चुके हैं कि वो पहले से ही प्रूव्ड है, जिसको हम प्रूव कभी नहीं कर सकते, उसकी मदद लेकर इस चीजों को प्रूव करेंगे जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो एक्सियम की मदद लेकर जब कोई स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं थ्योरम। समझ रहे हैं आप? जैसे कि अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो स्टेटमेंट है ही, साथ ही साथ ये थ्योरम भी है, क्योंकि इसे प्रूफ किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? इसी तरह सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये स्टेटमेंट भी है और इसे प्रूफ भी किया जा सकता है, इसलिए ये थ्योरम भी। तो लगभग सारे स्टेटमेंट जिसे प्रूफ किया जा सकता है वो सब के सब थ्योरम। या फिर मैं ये कहूं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस वर्टेक्स से, तो ये इस बेस साइड को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी एक थ्योरम है, क्योंकि इसको प्रूफ कर सकते हो। आप प्रीवियस क्लास में इसको प्रूफ किए होंगे कन्ग्रुएंसी की मदद से। क्यों, है ना? अब एक नया वर्ड आ रहा है, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन यूक्लिड थ्योरम इस्तेमाल उस समय नहीं किया कि करता है, प्रोपोजिशन वर्ड बोलता है।
तो पुराने लोग जो ग्रीक लोग थे या पुराने लोग थे वो अलग अलग नामों से चीजों को जानते हैं, तो प्रोपोजिशन बोलते हैं। लेमा भी वही है, जो थ्योरम है वही प्रोपोजिशन है, वही वो लेमा। तो प्रोपोजिशन, लेमा और थ्योरम एक ही चीज है। जो भी स्टेटमेंट हम प्रूव कर सकते हैं वही है प्रोपोजिशन, वही है लेमा, वही है थ्योरम। अब एक कोरोलरी, कोरोलरी क्या होता है? जो स्टेटमेंट हम, ये भी एक तरह का स्टेटमेंट ही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हम थ्योरम्स की मदद के प्रूव करते हैं, मतलब थ्योरम हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, अब उसका यूज करके हम एक न्यू स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कोरोलरी। समझ में आई बात? तो कई जगह आपको मिलेगा, आगे आ जाएगा कि इसको यूज कीजिए। जैसे कि अगर हम आपको बोलें कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, इसको हम थ्योरम की मदद से प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए कि आप अगर जानते हैं कि the sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, आपको पता है। और आपको पता है कि लीनियर पेयर बाय डेफिनेशन, जिसको आप डिफिनेशन माने हैं, वो डिफाइन ही किया गया है कि एक लाइन पर 180 डिग्री बनता है, तो ये एक तरह का एक्सियम मान सकते हैं। तो एक लाइन पर 180 डिग्री बनता है, इसका मतलब दिस एंगल प्लस एंगल 3 इज 180, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 एंगल एंगल 3 एंगल 3 दोनों तरफ कट जाएंगे और बच जाएंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एक इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि एक कोरोलरी व्यू, क्योंकि हमने थ्योरम एक यूज किया है इसके लिए, प्रूव करने के लिए कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। बस समझ में आई आप? तो ये एक तरह का कोरोलरी हुआ। अब कभी कभी यूज होगा कि एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन क्या है? एजम्पशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम में या डेरिवेशन में या प्रूफ में या किसी थ्योरम में हमको ये कंडीशन मान लेना पड़ता है कि इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट है, तब प्रूफ करिए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो जैसे हम क्या मान रहे हैं सारे एजम्पशन में, अभी हम पढ़ेंगे जो यूक्लिड ज्योमेट्री में, मान के चलेंगे कि ये ट्रायंगल एक प्लेन में है, यानी कि हम इसको कहेंगे कि ये एक प्लेनर ट्रायंगल है, तब प्रूफ करिए कि एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज 180 डिग्री। यानी कि हम हमेशा यहाँ एजम्पशन मान रहे हैं, जब भी हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में आगे भी, तो हम मानेंगे कि हम जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो एक प्लेन में बना रहे हैं, यानी ये नॉन प्लेनर नहीं है। यानी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल जो है एक प्लेन में है। इसी को हम अगर अगर थोड़ा सा ऐसे कर दें तो देखिए ये ट्रायंगल किस तरह का बन गया, एक कर्व शेप में ट्रायंगल बन गया। क्या बना कि नहीं? अब इसका एंगल 180 डिग्री सम इसका नहीं होगा, तो अब एजम्पशन हमारा बदलना होगा कि हम कहेंगे कि अब वो ट्रायंगल प्लेन में नहीं है, क्योंकि प्लेन में होने के लिए देखिए ये कई सारे प्लेन वो एक साथ वो हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही प्लेन में वो हैं, एक ही हथेली पर आ जाएंगे। तो एजम्पशन क्वेश्चन में या कोई स्टेटमेंट प्रूव करने में कोई चीज को कंडीशन माना जाता है और उसके बाद उससे हम उसको लेकर तब हम आगे प्रूव करते हैं। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एजम्पशन बोलते हैं। तो कंडीशन ऑफ ए स्टेटमेंट, इसको बोलेंगे एजम्पशन, यानी कि ये मानना होगा। अब एक लास्ट टर्म इसमें यूज होगा और आपको आएगा ये एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम वर्ड असल में अल्गोरिज्मी वर्ड से आया है, वो कालांतर में अल अल ही रहा और ख्वा को ग्वा हो गए, क्योंकि जैसे आप ब्रिटिशर्स ठाकुर नहीं बोल पा रहे, तो टैगोर टैगोर बोलने लगे, तो अब अभी हम रविन्द्रनाथ टैगोर बोलने लगते हैं, ठाकुर नहीं बोल पा रहे।
तो उसका ख का उच्चारण गो की तरह हो जा रहा है। और ये रिज्मी, ये रिदमी हो गया, यानी कि रिदम हो गया। असल में वो एक पहला आदमी था, अल ख्वारिज़मी इब्न मूसा, जो कि अरब का रहने वाला था। वो आदमी पहली बार बताया कि एक स्टेप बाय स्टेप हम किस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू टू derive some conclusion or to get the result. So it is a well defined steps to get the result is called algorithm of something. जैसे कि अगर हमको चाय बनाना है और उसका एल्गोरिथम हमको पता करना हो, तो हम क्या कहेंगे कि पहले लिखेंगे टेक टेक वाटर, फिर लिखेंगे, फिर हम अगला स्टेप में कहेंगे फिर टी लीव्स और सो ऑन, फिर उसको बॉयल करेंगे, फिर उसको कितने टेम्परेचर पर तक बॉयल करेंगे, फिर उसमें शुगर डालेंगे या क्या डालेंगे, फिर उसके बाद इफ अगर मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, चाय बन गई तो ठीक, नहीं तो फिर से वो प्रोसेस दोहराएंगे। तो ये एक तरह का एल्गोरिदम हुआ जो कंप्यूटर लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था आपका बेसिक टर्म्स जो यूक्लिड ज्योमेट्री में बार बार आती रहेगी, और इसे समझने के बाद हम चीज़ों को आसानी से कर सकेंगे। आगे के लेक्चर में हम और भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यूक्लिड की 23 डेफिनेशन, 5 पोस्टुलेट और 5 कॉमन नोशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेक्चर को सुनकर, पढ़कर अगर आपको कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के जरिए आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।